हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। पहले मैं संजीव का रुख कर लेती हूं। संजीव, कल तेल के दाम बढ़े, आज सीएनजी के, और लगातार हम पिछले 12-15 दिनों से यही देख रहे हैं। एक दिन सीएनजी के दाम बढ़ते हैं, फिर तेल के दाम बढ़ते हैं कभी। तो इस तरह से महंगाई जो है वो लगातार जो है आम जनता को रुला रही है। आखिर कैसे, क्योंकि अगर आंकड़ों को हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो इस वक्त हालात है उनको देख रहे हैं, तो वहां पर कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं और यहाँ पेट्रोल डीजल के और अब तो सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। आखिर रुकेगी कब ये? क्यों इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि क्या इस वक्त सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि सरकार के नियंत्रण से भी बाहर दिख रही है? देखिए, ये बहुत ही एक पैराडॉक्स है, एक विडंबना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं और हमारे देश में कीमतें बढ़ रही हैं। इसे पिछले 2 दिन में अनुभव किया गया है और जो युद्ध है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में जबकि एक एग्रीमेंट तैयार है और उसके ऊपर दोनों देश चाहते हैं कि बात बन जाए, बस छोटी मोटी शर्तें हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई हैं और उसे पूरा करना है, तो उसका असर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर और कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं। लेकिन अगर घट रही हैं तो फिर हमारे यहाँ बढ़ क्यों रही हैं? अब ये प्रश्न जो है वो एक ऐसा प्रश्न है जिसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से सल्यूशन प्रारंभ होता है और कहीं ना कहीं ज़रूरत आज की तारीख में प्राइसिंग पॉलिसी को आम जनता भी समझे इसकी है। अब देखिए क्या होता है कि भले ही हम 90% अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये ओवर द ईयर्स देखा गया है और ये विभिन्न सरकारों में हुआ है कि इसके ज़रिए सरकारें अब कमाई करने लगी हैं। और वो कमाई कैसे करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें तो घटती बढ़ती रहती हैं, तो जब वो बढ़ती हैं तो बर्डन को पूरा नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर के ऊपर में। तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर के ऊपर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन जब वो घटती हैं तो उस बर्डन को आम जनता से उतारा नहीं जाता है, वो बर्डन वैसे ही रहने दिया जाता है और जो गैप होता है उसे सरकार अपना कमाई समझती है और उसे फिर अपने पास रख लेती है, वो लोगों के साथ साझा नहीं करती है। और इस उदाहरण को बार बार अब दिया जा रहा है कि साल 2021 में एक छोटी सी अवधि में 25 दफ़े तेल के दाम बढ़ाए गए थे और वो बढ़ते बढ़ते $100 पार कर गए थे और उसके बाद फिर जब घटने लगे और $70 आ गए साल 2023 के बाद से, और वो पिछले दिसंबर तक रहा सिलसिला, तो उस वक्त कहीं भी पैसे लौटाए नहीं गए जनता को। जनता के लिए कीमतें वहीं की वहीं रह गई और इसका फ़ायदा क्या हुआ सरकार को? तो करीब 1.5 लाख करोड़ सरकार के पास आ गए। अब बताइए, ये पैसे अनावश्यक रूप से एक बोझ की तरह जनता पे डाले गए ना, और सरकार ने अपने पास ये पैसे रखे। अब उससे वो करती क्या है? कल निर्मला जी जो वित्त मंत्री हैं वो कह रही थी कि सरकार के पास 2 ऐसे मद हैं जिसमें कि बहुत हालत ख़राब हो जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों को इस बात को समझना। एक तो फ्यूल है और दूसरा फर्टिलाइज़र है। जाहिर है कि फ्यूल और फर्टिलाइज़र के लिए फॉरेन एक्सचेंज लगता है, वो तीसरा एफ ये था। पर एक और एफ है जहां मैं जोड़ना चाहूँगा और वो है फूड सब्सिडी। और फूड सब्सिडी को फंड करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो वो फ्यूल से निकाल लिए जाते हैं, यानी कि आपकी ही जेब से पैसा निकाला जाता है और दूसरी जेब में डाल दिया जाता है और लोगों को ये लगता है कि सरकारें बहुत बड़ा काम कर रही है हमारे लिए, हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज मिल रहा है। जी नहीं, वो अनाज ऐसे नहीं मिलता है कि कहीं से संसाधन बाहर से आ जाते हैं, वो यहीं के संसाधन हैं और इस तरह से होते हैं। अब प्राइसिंग पॉलिसी को आप ज़रा समझ लें तो आप पाएंगे ये दूसरा पहलू है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली तो ये है कि जो सब्सिडी वाली बात हो गई कि फ्यूल में और फर्टिलाइज़र में सब्सिडी आप देते हैं तो वो फ्यूल से निकाल लेते हैं, और यहाँ भी जो सब्सिडी है ना वो पूजा उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अनाज आप देखिए, अनाज लोग प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद फिर बाज़ारों में उसी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पे लूप होल्स है जिसको भरने की ज़रूरत है। जहाँ तक फर्टिलाइज़र का सवाल है, वहाँ भी पाया ये जा रहा है कि सस्ते फर्टिलाइज़र्स खरीद करके उस पर जो सब्सिडी है वो हमें तो बहुत कम में मिल जाता है, फिर उसकी स्मगलिंग भी हो रही है, यानी कि लीकेजेस है जिसको बंद किए जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक फूड और फर्टिलाइज़र सब्सिडी है और फ्यूल का पैसा उसमें लग रहा है। अब प्राइसिंग पॉलिसी जो आखिरी बात है, प्राइसिंग पॉलिसी ये है
पूजा की अगर आप पूरे तेल की कीमत को देखें, मान लीजिए फ़र्ज़ करें 100 रुपये है एक लीटर पेट्रोल की कीमत, तो उसमें होता यह है कि कच्चे तेल की बेस प्राइस हो या फिर उसकी रिफाइनिंग हो या फिर उसकी माल ढुलाई हो या फिर उसका जो डीलर का प्रॉफिट होता है प्रति लीटर 3 या 4 रुपए, सब मिला भी लें आप तो वो 60 रुपए के आसपास आता है, यानी कि 60% आता है। बाकी के 40 रुपए में क्या होता है? बाकी के 40 रुपए में 25 रुपए के आसपास वो एक्साइज ड्यूटी जाएगा जो केंद्र के पास जाएगा और 15 रुपए के आसपास जाता है वो राज्यों के पास वैट जाता है। तो 40 रुपए तो उस तरफ जाते हैं जो टैक्स के तौर पर होते हैं, यानी कि एक टैक्स बर्डन आम आदमी के ऊपर, जो मान लीजिए हम और आप तनख्वाह पाते हैं, अपना टीडीएस तो देते ही देते हैं, उस तरफ जब आप आते हैं तो वहाँ भी आप टैक्स देते हैं, तो आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं। ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसमें पारदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तय करने की ज़रूरत है कि आखिर 100 रुपये क्यों हैं, 102 रुपये क्यों हैं, 110 रुपये क्यों हैं। जब सब कुछ मिला करके वो 60 रुपये में ही हो जा रहा है तो आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितने टैक्सेस चाहिए, इन मदों में अभी तक चर्चा नहीं हुई है। बस ये बढ़ा दिया जाता है 2.5 रुपये। आम जनता भोली है, वो कहती है कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय संकट है और जो हो रहा है सरकार को वो बोझ सहना पड़ेगा। पर ये जो पिटफॉल्स हैं कि आप अपनी सब्सिडीज़ को डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। और दूसरी जो प्राइसिंग पॉलिसी है पूजा, ये अपने आप में सबसे अहम है कि आपको कितना टैक्स चाहिए एक आम जनता से। एक व्यक्ति 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है और 100 रुपये का वो पेट्रोल अगर खरीदता है तो 40 रुपये वो सरकार को टैक्स देता है। ये कहाँ तक तर्कसंगत है पूजा? बिल्कुल ऐसे में, और यहाँ पर जब ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हो रहा है, जो कि अब तेल के दामों में वृद्धि के बाद जो अब करीब 600 करोड़ का भी नुकसान रह गया है, हालांकि उसकी भरपाई अभी होनी बाकी है। और इस बीच